Good morning, students. Today, all of we discuss about agriculture, chapter 4, standard 10th का ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी स्टैंडर्ड 10 ज्योग्राफी इसमें हम लोग टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म देखेंगे। जो देखिए, एग्रीकल्चर तो हमारे देश में आज से नहीं हजारों वर्षों से, मैं कल भी बोला था, जो ये जो है हमारा सबसे एंशिएंट एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्रीकल्चर में आता है, एग्रीकल्चर का आता है सबसे मतलब एंशिएंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन मेन क्या होता है, जो हमें टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम वी हैव टू चेंज, हमें चेंज करना पड़ेगा। एक कहावत भी है, जैसी बहे बयार, बयार मतलब हवा, पीठ तब वैसी कीजिए। मतलब देखिए, अब जैसे अभी लॉकडाउन हुआ तो लोग घर में रहे, या मतलब आज हम ऑनलाइन जो टेलीफोन कल तक स्कूल में लाने से मना ही था, अब उसी टेलीफोन के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, या बच्चे को भी अप्रिशिएट किया जाए, भाई तुम इस पे पढ़ो। तो वही कहते हैं जो, क्योंकि नहीं तो हमारा स्पीड रुक जाएगा। तो हमें काम करना है, जो कंडीशन के अनुसार हमें बदलना है। जैसे ऋतुओं के अनुसार हम अपने आप को एडजस्ट करने के लिए पोशाक बदलते हैं, इसी प्रकार। लेकिन ये चीज़ हमारे एग्रीकल्चर में हुआ नहीं। समय बीतता गया, समय बीतता गया, और लोग अपने ढर्रे पे अब उसी ढर्रे पे खेती करते गए। नहीं, हमने देखो बेस क्या बोले, बेस को हमको ठीक है, बेस हमारा जो है वही रहे, लेकिन हम आउटर लुक जो है उसको तो चेंज कर सकते हैं ना। तो वही चीज़ नहीं हुआ है ना। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल है ना। टेक्नोलॉजी हो गया तकनीकी, जैसे जैसे समय बदलता है तो नए नए मशीन्स, नए नए टेक्निक्स, नए नए तरीके खेती करने के, नए नए क्रॉप्स, ये सब आते हैं, ठीक है ना। और मतलब अब जैसे हम लोग देखें प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, फिर आए इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, फिर आए कॉमर्शियल, इस तरह के। अब जैसे देखो, पहले अंग्रेज था तो नील की खेती करवाता था, अब कोई नील की खेती नहीं करता है। तो इस तरह जगह जगह अपने लोग, इधर भी बहुत सारे लोग कॉटन की खेती करते थे, तो इस तरह लेकिन नहीं बदलता गया। मतलब समय के अनुसार लोग उस चीज़ को इम्प्रूव नहीं किए, जिस कारण से हमारा एग्रीकल्चर पीछे रह गया। तो इसमें देखो, इसमें आपको बुक में क्लियर दिया है, जो हमें दो चीज़ करना है। 60 एग्रीकल्चर जो है अभी भी हमारे देश में 60% लोगों का इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। 60% लोग का जीवन यापन का साधन अभी भी हमारे देश में एग्रीकल्चर ही है, 60%। आप देखिए, अगर उस चीज़ को हम इम्प्रूव नहीं करेंगे तो यानी 60% लोग हमारा पीछे रह जाएगा, और 60% लोग पीछे रहने का मतलब देश पीछे रह जाना। देखिए, अब ये बोलेंगे इसमें जो यहाँ पे आएगा, व्हाट डू मीन बाय इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में आपको मुख्यतया गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है, गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है। अब जैसे अभी देख चुके होंगे है ना, किसान है ना, किसान सम्मान योजना। ये किसान सम्मान योजना जो है, इसके तहत किसानों को ईयरली 6000 रुपीज गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। हो सकता है ये गवर्नमेंट आज 6000 दे, हो सकता है यही गवर्नमेंट कल उसके मन में आए नहीं हम उसको 12,000 कर दे, वो अलग बात है। लेकिन इससे क्या होता है, जो किसान को कल तक कोई भी इनकम नहीं होता था, कैश इनकम उसको कुछ नहीं होता था, वो मवेशी पालता था, उसको दूध बेचता था, है ना, या मतलब उसको अनाज करता था, उसको मतलब ये उसको बेचता था। वो दुकान भी जाता था तो पैसे लेके नहीं जाता, अनाज लेके जाता था, उसको कुछ लेना है ना, अनाज लेके लेता था। तो ये पैसे अगर उसके पास आते हैं, तो अगर उस 6000 से जो कुछ भी, अगर हो सकता है 1 एकड़ खेती होगी, आधा एकड़ खेती होगा, वो तो उसका अपना पैसा करेगा, वो तो किसी के लिए किसी के सामने उसे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, नहीं। तो ये इंस्टीट्यूशनल हो गया। दूसरी बात क्या होता है, हमारे देश में देखोगे लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है सो बहुत मतलब ये है, क्या है। अब जैसे देखो क्या है, मान लीजिए लैंड का एक पोर्शन है ना, जेनरेशन ये होता है। अब मान लीजिए हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, है ना, वो 2 भाई हुए, ग्रैंड पेरेंट्स, तो उनके 2 भाई हुए, ये 2 पार्ट में बट गया। अब देखिए, अब हमारे ये दादाजी, अब हमारे फादर आ गए यहाँ पे, अब हमारे अंकल आ गए, इसमें जमीन का बंटवारा हो गया, ये ऐसे ये ऐसे।
फिर अब यहाँ पे देखिए, अब हम 2 भाई हो गए, अब ये ऐसे हो गया, या अंकल के भी 2 भाई हो गए, अब फिर हमारे मतलब जो है उनके लड़के 2 हो गए, या ऐसे हो गया। इस तरह जमीन जो है, जेनरेटिव वेरिएशन जो है सो मतलब बढ़ता गया और जमीन छोटे छोटे हिस्सों में आ गया। आप पढ़े होंगे ना सबसिस्टेंस, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, जिसमें देखे थे। तो इंस्टीट्यूशनल आप बोलेगा मतलब क्या होता है, जो मतलब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में 3 तरह से हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म कर सकते हैं। क्या क्या? तो कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एंड कोऑपरेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी। देखिए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म कैसे करेंगे? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करने के लिए हमें कलेक्टिवेशन, कलेक्टिव मतलब कलेक्ट करना है, सारे जमीन को एक समूह में कलेक्ट करके उसका तो उसको कंसोलिडेट करते हैं। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग मतलब क्या? अब जैसे देखो बहुत सारे लोग हैं, मतलब 40% खेती नहीं करते हैं लोग, 60% करते हैं, लेकिन 40% के पास हो सकता है जमीन बहुत है। तो कहने का मतलब होगा, जैसे यूएसए में क्या हम पढ़े हैं, जो वहाँ पे क्या होता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर होता है, मतलब बड़ा बड़ा लैंड का प्लॉट है, बहुत बड़ा बड़ा लैंड का प्लॉट है। तो उसमें क्या होता है, जो मतलब काम आसानी से होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़ता है, ठीक है ना, और प्रोडक्शन भी अधिक होता है। तो ये मतलब हमें कलेक्टिवाइजेशन करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशनल इंप्रूवमेंट में क्या करना पड़ेगा? कलेक्टिवाइजेशन करना पड़ेगा। कंसोलिडेट ऑफ होल्डिंग, जमीन पे जो होल्डिंग है लोगों का उसको कंसोलिडेट करना, एक जगह जमा करना होगा। कोऑपरेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, है ना। खैर एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम बहुत पहले हो चुका है ना। अब जमींदारी सिस्टम देश में नहीं है ना, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे लोगों के पास बहुत ज़मीन है। अभी भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास हजार एकड़ जमीन अभी भी देश में, आप समझिए। उसके बाद बताता है आपको लैंड रिफॉर्म वाज द मेन फोकस ऑफ द, इसीलिए क्वेश्चन आ सकता है, पहला जो 5 ईयर्स 1952 से 5 ईयर्स प्लान देश में चालू हुआ। इस 5 ईयर्स प्लान के पीछे टारगेट ये था, जो 5 वर्ष गवर्नमेंट रखती थी, जब हमको इस काम को टारगेट बना के अचीव करना है। तो पहले 5 ईयर्स में मतलब ये जो जमींदारी या लैंड रिफॉर्म को भूमि सुधार को, मतलब भूमि सुधार क्या मतलब जमीन का सही से बंटवारा हो, जिसके पास जमीन नहीं है उसको जमीन हो, जो खेती करता है। हमारे देश में बहुत सारे पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में, लैंडलेस लेबर है, याद होगा लैंडलेस लेबर, लेबरिंग करते हैं लेकिन दूसरे खेत में करते हैं। अगर उनके पास अपना जमीन हो जाएगा तो कुछ खेती तो अपना कर सकते हैं, ठीक ना, और उसके बाद समय बचेगा तो दूसरे में भी खेती करके कुछ पैसे भी अर्न कर सकते हैं। ये चीज तो पहले में आया। उसका लॉ ऑफ द लैंड रिफॉर्म वेयर एनेक्टेड बट लॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वाज लैकिंग और लीकवर्म, है ना। लॉ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, है ना, लीकवर्म का सॉरी मैं थोड़ा मीनिंग बताना चाहता हूँ, LUKEWORM, है ना, लीकवर्म। एक मिनट बेटा, लीकवर्म प्लीज वेट, लिप LUKE लिक्वर्म मतलब होता है, मतलब ये उदासीनता, मंदोष्ण, है ना, कम कर, है ना, लिक्वर्म। तो मतलब उदासीनता मेन होता है। देखिए आप काम कर रहे हैं, एक काम को आपको करने की इच्छा होता है, उस काम को बहुत ही मतलब मन से करते हो, आज इस काम को बहुत ही मन से करोगे तो वो काम आपका बहुत सटीक होता है। तो मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी बना दी, हाँ बना दो पॉलिसी, कर लो भाई, अब कर लो भाई, आप ही कर लो, तो हाँ कर लिए भाई, बस हो, आप कर लो भाई, हम कर लिए भाई, हो गया, कहानी खत्म। तो ये सब चीज़ जो है ना, ये इंस्टीट्यूशनल इम्प्रूवमेंट करना नहीं, जो लॉ है, जो कानून है, उसको इनेक्ट करवाना, है ना, ड्यूटी बनता है, और उसको फॉलो करना हमारी भी ड्यूटी बनती है, हमें भी उसको फॉलो करना चाहिए। लिक्वर्म, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्बार्क अपॉन इंट्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। अब देखिए 1970s में गवर्नमेंट ने यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन चलाया, ग्रीन रिवोल्यूशन 1960 से 1970, और ये ग्रीन रिवोल्यूशन चला, इसके लिए मतलब स्पेशल पैकेज, मतलब पैसे बहुत सारे फंड मतलब जमा किए गए, एग्रीकल्चर मंथ के लिए पैसे अलग से रखे गए, जिसके लिए नए टेक्निक HYB सीड्स, फर्टिलाइजर, इसको मतलब गवर्नमेंट किसानों को या इरिगेशन सिस्टम डेवलप करना दिए जाने लगा,
नहीं, किसान को मतलब देंगे क्या, मतलब क्या किसान को नहीं होता है। आप ट्रैक्टर लीजिए, अगर 5 लाख का ट्रैक्टर है तो आपको 1 लाख 1.5 लाख रुपया गवर्नमेंट सब्सिडी देगा, यानी कम करके देगा आपको, वो पैसा कंपनी को गवर्नमेंट देगी। यही आप इरिगेशन सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, आपने नलकूप खुदवाया है ना, आपको जो उस पर एक्सपेंस लगेगा उसका 10%, 20%, 25% गवर्नमेंट आप उसमें आपको छूट देगी। यही हुआ गवर्नमेंट की तरफ से मदद। इससे क्या होगा, किसान इरिगेशन सिस्टम डेवलप करेगा। जब इरिगेशन सिस्टम, तो आप देखो पंजाब हरियाणा जहाँ वर्षा कम होती है, बहुत अधिक वर्षा नहीं होती है, लेकिन पंजाब हरियाणा में अभी भी खेत में धान की फसल लगे हुए हैं, जबकि वर्षा नहीं होती है। क्यों? लेकिन वहाँ इरिगेशन सिस्टम है। तो 1960 और 1970s में जब गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ हुआ, लेकिन पूरे देश में नहीं हो सका। बोले ना, जहाँ के लोग एक्टिव थे, जहाँ के लोग मतलब ये थे, वहाँ का लोग उसको फायदा उठाया, पंजाब हरियाणा के लोग उसको बहुत फायदा उठाया। आज देखिए है ना, वहाँ पे गेहूं का भी पैदावार होता है और ये व्हीट का भी होता है। लेकिन जब देखा गवर्नमेंट इसका सही रिजल्ट नहीं आया, ये कुछ ही क्षेत्र में सीमित रह के रह गया, तो 1980s और 1990s में कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, कॉम्प्रिहेंसिव समग्र भूमि विकास कार्यक्रम चले, विच इंक्लूड बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म। जिसमें दोनों चीज किया गया, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी किया गया और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूव भी किया गया। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूव मतलब मशीनरी है ना, नई नई तकनीक खेती करने के। आजकल बहुत सारे नए तकनीक आ गया, गवर्नमेंट को बार बार किसान को ये एडवाइस दिया जाता है। जैसे देखिए इंस्टीट्यूशनल में क्या हो गया, जो मतलब फसल इंश्योरेंस आया, क्रॉप इंश्योरेंस। पहले क्या होता था, फ्लड आए, ड्रॉट हो गया, अर्थक्वेक आया, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है ना, कीड़े लग गए फसल में, फसल नहीं हुआ तो किसान का लॉस हो जाता था। तो इसीलिए क्या बोला गया, जो भाई हम फसल इंश्योरेंस करेंगे लोगों का। और उसमें क्या होता है, जो आपने खेती किया और अगर फसल बर्बाद हुआ तो गवर्नमेंट या इंश्योरेंस कंपनी आपको फसल का मुआवजा देती है। हम ये नहीं कहते हैं जो आपको उतना देगी, लेकिन अरे भाई जहाँ हमारा सारा लॉस हो रहा है, हमने जो इन्वेस्ट किया उसका कुछ नहीं आ रहा है, अगर उसमें हमको 60%, 70% आ जाता है तो कुछ तो हमें राहत मिला, नहीं समझे। तो ये सब हो गया बैंकिंग सिस्टम है ना, बैंकिंग सिस्टम डेवलप किया गया तो जिससे किसान को है ना, जिससे किसान को मतलब लोन दिया जाए आसान है ना, कम इंटरेस्ट पे। इसलिए केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, ये सब बनाए जाने लगे। उसके बाद ये सब इम्प्रूव, ये सब इंस्टीट्यूशनल हो गया। इंस्टीट्यूशनल में क्या देगा, जो जैसे क्रॉप इंश्योरेंस, केसीसी, ठीक है ना। उसका पैस एक आया है, पैस पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम। और आज देखो है ना, किसान सम्मान योजना, किसान सम्मान योजना का हर किसान के खाते में अपने आप है ना हर 4 महीने पे 2-2 हज़ार रुपये दे दिए जाते हैं। हो सकता है ये गवर्नमेंट 2-2 हज़ार दे रही है, हो सकता है इसी गवर्नमेंट की मतलब इनकम देख करके हो सकता है और भी बढ़ाया जाए। तो ये सब इंस्टीट्यूशनल इम्प्रूव ये हो गया। उसके बाद कहता है गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नहीं, गवर्नमेंट पहले ही मतलब प्राइस अनाउंस कर देती है, भाई हम इस फसल को इस बार इस दर से खरीदेंगे। अब किसान उसके अनुसार उसको खेती करने का प्रयास करता है, नहीं भाई ये फसल करो, इससे हमारा अच्छा इम्प्रूव होगा। एक इसमें एक आर्टिकल्स दिया है, भूदान ग्रामदान, भूदान और ग्रामदान। हमारे मतलब बहुत ही फेमस विख्यात फ्रीडम फाइटर मतलब ये विनोबा भावे, संत विनोबा भावे, नाम ही उनका संत विनोबा भावे थे। वह जब देश आज़ाद हुआ तो देखा जो बहुत हमारे देश में बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी ज़मीनें थी, अभी भी है ना, तो उन लोगों के पास जा करके उन लोगों से रिक्वेस्ट करके कहते हैं आप कुछ ज़मीन दान दीजिए गवर्नमेंट को, और उस मतलब दान दीजिए गवर्नमेंट को, और उस ज़मीन को गवर्नमेंट जो है या मतलब संत विनोबा भावे अपने प्रयास से उन लोगों को मतलब प्रोवाइड करते थे जिनके पास ज़मीन नहीं है, ठीक है ना। जमीन रहेगा तब उस पर खेती करेंगे, ऐसा मतलब ये भूदान और ग्रामदान के नाम से फेमस हुआ भारत में। अब आता है यहाँ पे और ये जो कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी। जैसा हम लोग इकोनॉमिक्स में भी देखे थे, जो हमारे देश में 1971 है ना, 1971 और 72 और फिर 2002 का या मतलब 8 का
जो है और 9 का 2009 का जो डेटा हम लोग देखते होंगे इकोनॉमिक्स में, प्राइमरी एक्टिविटीज में कितना जीडीपी आता है, कितने लोग इम्प्लॉय है, तो हम देखिए जो 1971 से 72 में और इसमें प्राइमरी एक्टिविटीज का जो जीडीपी था, यानी जितना गवर्नमेंट मतलब कंट्रीब्यूशन था देश में एग्रीकल्चर का, उसमें डाउन हुआ है। आप पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में, फर्स्ट लेसन में देखे होंगे, डाउन हुआ है। ये सेकेंड लेसन प्राइमरी सेक्टर्स का, क्यों? मतलब लोग अधिक इम्प्लाई है इसमें, लोग एग्रीकल्चर में अधिक इम्प्लाई है, लेकिन उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। तो ये बताते हैं यहाँ पे कुछ टॉपिक आया है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी। तो हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे आपको डेटा दिया गया है, डेटा को आप लोग आराम से देख सकते हैं। देखिए एग्रीकल्चर 10th 5 years प्लान 2002-7। अब देखिए ये भी याद आपको रहेगा, तो 10वां जो 5 years प्लान था 2002 से 7, यानी 11वां हो जाएगा 2007 से 12, है ना, और 12वां हो जाएगा 12 से 17। अभी कौन सा चल रहा है इसका मतलब 13वां पंचवर्षीय योजना, है ना, 13th 5th years प्लान्स, जो कि 17 से 22 तक चलेगा। इसमें एग्रीकल्चर, ठीक है ना, देखिए इंडिया ग्रोथ जीडीपी एंड मेजर सेक्टर्स देखते हैं। एग्रीकल्चर 1.7 था, 3.2 हुआ, 4 और 4.2 हुआ, समझेंगे नहीं टारगेट। यहाँ पे इंडस्ट्रीज में देखिए, इंडस्ट्रीज सेकेंडरी एक्टिविटी 8.3 था, डाउन हुआ 7.4 पर आया 2007-12 में, लेकिन फिर आपका 2012-17 से 9.6 और फिर आगे 10 पॉइंट तक पहुँच गया। सर्विस में यानी टर्सरी सेक्टर्स में 9, 10, 10, 10 ये कांस्टेंट है। लेकिन एग्रीकल्चर में देखिए कितना है ना, 1.7 से 3.2 यानी कि लगभग कितना हो गया, 3 और 1 2 मतलब 1.5% बढ़ा, फिर यहाँ से 0.8% बढ़ा, और फिर यहाँ से मात्र 0.2% बढ़ा। लेकिन जिस रेसिपी यहाँ पे कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा, ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है, ये चीज़ हमें देखना होगा इस चीज़ को। तो ये नहीं हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे? तो इंस्टीट्यूशनल इम्प्रूव करके, किसानों को एक विशेष पैकेज दे करके, स्पेशल पैकेज दे करके, जिससे मतलब उन्हें जो क्या होता है हमारे देश में, किसान खेती तो करते हैं, लेकिन वो खेती में जो पैसे इन्वेस्टमेंट होते हैं, वो पैसे वो गाँव में जो मनी लेंडर्स होते हैं या बड़े सेठ साहूकार होते हैं या बड़े किसान होते हैं, उनसे लोन लेके करते हैं, जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है, जिस कारण से उनका जो प्रोडक्शन होता है, सो मैक्सिमम प्रोडक्शन का मैक्सिमम हिस्सा जो है उनको लोन को रिपे करने में, लोन को लौटाने में चला जाता है, समझ गए? इससे उनका जो प्रॉफिट होता पाता है वो बहुत कम हो जाता है, इसलिए उनका डेवलपमेंट नहीं होता है। लेकिन अगर सपोज कीजिए उनके पास अपनी ज़मीन हो, है ना, गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए कि भाई कुछ बड़े बड़े लोगों जैसे संत विनोबा भाई कुछ ज़मीन दिया जाए, एक निश्चित ज़मीन कुछ भाई सबके पास हो, एक फिक्स कर दिया जाए। उसके बाद कुछ गवर्नमेंट जैसे बड़े बड़े कंट्री में, है ना, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है किसान को, समझे कि? यानी कि लगभग उनको लगता है जो मैक्सिमम जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाता है किसानों को। इससे क्या होता है, अनाज अगर सस्ता भी कुछ बिका तो किसानों पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो किसान अब मेन होता है, अभी भी अगर किसान का कंडीशन इम्प्रूव नहीं हुआ तो फिर देश का इम्प्रूव होना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे ही किसान का इम्प्रूवमेंट होगा तो निश्चित ही किसान जो है अपने बढ़े हुए इनकम से दूसरे चीज़ों में इन्वेस्ट करेगा, वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहेगा, है ना, वो अदर फैसिलिटी लेना चाहेगा, वो बैंकिंग सर्विस चाहेगा, वो इंश्योरेंस सर्विस चाहेगा, वो ट्रांसपोर्टेशन उसको मतलब रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो निश्चित ही दूसरा सेक्टर्स डेवलप करेगा, ठीक है? तो हमें इस चीज़ को देखना होगा। कहते एग्रीकल्चर हैज बीन द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, दो इट्स शेयर इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी जिसको हम लोग बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक, है ना, हैज रजिस्टर्ड ए डिक्लाइन ट्रेंड फ्रॉम 1951 ऑनवर्ड्स। 1951 बाद से इसका जीडीपी का जो मतलब भारत में जो जितना भारत देश का इनकम होता है उसमें एग्रीकल्चर का हिस्सा जो है सो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। द डिक्लाइन से ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, बहुत मतलब एक गंभीर समस्या है। जीडीपी का मतलब एग्रीकल्चर का जीडीपी कम होना मतलब एग्रीकल्चर किसान जो है उनका इनकम कम होना, और उनका इनकम कम होना मतलब देश के अधिकतर, क्योंकि अभी भी बता रहे हैं अभी भी अधिकतर मोर देन 50% लोग अभी तक एग्रीकल्चर के कारण अपना जीवन यापन करते हैं, एग्रीकल्चर के कारण।
तो अगर मतलब उनके उस ऐसे लोगों का, इतने लोगों का अगर जीवन मतलब डिक्लाइन होगा उनका इनकम, तो निश्चित है देश का ग्रोथ कम होगा। आप पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में ना, अगर बढ़िया से किसान का इनकम होगा तो सिर्फ अगर किसान अपने बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दें प्रॉपरली, तो 35 लाख से ऊपर जॉब सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आ सकता है। समझे? आज देख तो उसका गवर्नमेंट मतलब इससे रिजल्ट के कारण आज जहाँ भी आप पढ़ रहे हो उसमें अधिकतर बच्चे गांव देहात के बच्चे आते हैं। अब देखिए अभी भी देखते हो, हर जगह देखते हो मैक्सिमम बच्चे गांव देहात के आते हैं। तो अगर उनका इनकम अच्छा रहेगा तब लोग पढ़ाएंगे बच्चे को, नहीं होगा तो कहाँ से पढ़ाएंगे? तो डेडलाइन ये बहुत ही मतलब ये बताया, कंसीडरेशन ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना? देखो यहाँ बिकॉज एनी डिक्लाइन स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर विल लीड टू द डिक्लाइन इन द अदर स्फीयर्स ऑफ इकोनॉमी हैविंग वाइडर इम्प्लीकेशन फॉर सोसाइटी। अब बोले सर एग्रीकल्चर में डिक्लाइन होगा तो उससे सर क्या है, 100% असर होगा भाई, क्योंकि सबसे पहले क्या अभी भी देश में क्या है, अधिकतर लोग अभी भी देश में अधिकतर लोग गांव में रहते हैं। 7 लाख विलेज है गांव में, 7 लाख पूरे कंट्री में, 7 लाख में समझ जाओ कितने लोग रहते होंगे। और गांव में रहने वाले अभी भी अधिकतर लोगों का जीवन यापन का मेन साधन खेती बाड़ी है। उनका इनकम कम होने वाले मतलब क्या होगा, उनका इनकम कम नहीं होंगे तो किसी तरह वो अपना जीवन यापन के लिए भोजन सिर्फ ग्रहण करेंगे, सिर्फ भोजन ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। उनका इनकम बढ़ेगा तो घर बनाएंगे, है ना? उनका इनकम होगा तो वो मतलब ड्रेसेस खरीदेंगे दूसरे, मतलब अपने बच्चों के लिए, दूसरों के लिए। उनका इनकम होगा तो बच्चे को पढ़ाएंगे। उनका इनकम होगा वो हेल्थ फैसिलिटी लेना शुरू करेंगे। उनका इनकम होगा तो बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे। उनका इनकम होगा हेल्थ सेक्टर्स में जाएंगे। ऐसे मतलब उनका सर्विस लेने का प्रयास करेंगे। समझे? इस तरह हम देख रहे हैं जो अगर एग्रीकल्चर डिक्लाइन हो रहा है तो हमारे देश के लिए बहुत ही सीरियस मैटर है। ठीक है, अब देखिए कंसिडरेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड कंसर्टेड अबाउट द मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, एस्टैब्लिश्ड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, है ना? ICMR याद है? ICMR अभी बहुत फेमस है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये हो गया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR हो गया, और एग्रीकल्चर दोनों का यूनिवर्सिटी, है ना? इसके लिए गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट किया, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज सेटअप किए। आपके अपने ही राज्य में देखो 2 यूनिवर्सिटीज है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा बगल में समस्तीपुर, पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। मतलब इसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर्स के बारे में नए नए सीड्स, आप डॉक्टर स्वामीनाथन का नाम सुने होंगे, वो भी बहुत बड़े एग्रीकल्चर मतलब कृषि वैज्ञानिक थे, जिन्होंने आज अमूल दूध, है ना, उसी का प्रोसेसिंग करके आज इतना लॉकडाउन हुआ। अमेरिका में दूध का क्या होगा, फेंका जाने लगा, लेकिन भारत में वही मिल्क प्रोसेसिंग के थ्रू मिल्क का पाउडर बना करके या उसको मतलब स्टोर करके या मतलब मिल्क का सप्लाई बढ़ा करके, है ना, इतना भी लॉकडाउन है तो दूध का सप्लाई हमेशा चलता है। हाँ भले ही भले होटल है, रेस्टोरेंट है, उसमें दूध का सप्लाई नहीं हुआ क्योंकि बंद था, लेकिन उसका क्या किया गया कि लोगों ने उसको पाउडर बना कर, यही प्रोसेसिंग होता है, उसको लंबे समय के लिए रख दिया। तो ये सब चीज़ जो होता है, अब अभी देखो जैसे हम टोमेटो उगाएंगे तब क्या होगा, उसका फूड प्रोसेसिंग होगा, तो टोमेटो का सॉस होगा, गार्लिक का होगा, जिंजर का होगा, ऑरेंज का होगा। तो अगर वो सब चीज़ भी डेवलप होता है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा, और जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारे जो किसान हैं इम्प्रूव करेंगे, और जैसे किसान इम्प्रूव करेंगे ऑटोमेटिक देश इम्प्रूव करेगा, क्योंकि और सेक्टर्स, दूसरे सेक्टर्स ऑलरेडी इम्प्रूव करेंगे, निश्चित है, श्योर है। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अब इसके लिए कहता है कंसिडरेशन ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ, मतलब एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंस को समझते हुए भारतीय गवर्नमेंट जो है जो एक बहुत ही एक सीरियस स्टेप लिया, बहुत ही सटीक स्टेप लेने का प्रयास किया, जिससे एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया जाए। मतलब जितने भी नए नए टेक्निक आते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी में क्या होता है, पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स को, उस तरह के हम उनको रिसर्च करने का मौका दिया जाता है,
बड़े बड़े साइंटिस्ट को, वैज्ञानिक को, जो भाई आप एग्रीकल्चर बारे में ऐसे ऐसे मतलब जिस तरह का देश में कंडीशन है, कहीं अधिक सूखा है तो ऐसे आप क्रॉप्स का इजाद कीजिए जो मतलब कम पानी से ग्रो हो, ऐसे जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ पे ऐसे फसल का मतलब सीड्स का ग्रो कीजिए जो कि अधिक से अधिक पानी में हो सके, ऐसे मवेशी का डेवलप कीजिए जो कि मतलब आपको अच्छी मात्रा में दूध दे। ये हुआ इंस्टीट्यूशनल इम्प्रूवमेंट और टेक्नोलॉजी, ठीक ना। उसका होता है जो वेटरनरी सर्विस, आज देख तो है ना, वेजिटेबल में पहले मतलब वेजिटेबल हर समय नहीं मिलता था, आज एक से एक हाइब्रिड किस्म के वेजिटेबल्स आ गए जो अधिक पैदावार देता है ना। हाइब्रिड सिस्टम, फील्ड मेट्रो, उसके बाद कहता है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, हॉर्टिकल्चर समझे ना, हाँ, साग सब्जी फल ये सब उगाने का। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी, मौसम के बारे में मेन सबसे बड़ी बात है किसान को मौसम की जानकारी होनी चाहिए। अब देखो किसान कॉल सेंटर है, अगर किसी किसान को कोई प्रॉब्लम है तो टोल फ्री नंबर पे अपने प्रॉब्लम को बता करके उसका सॉल्यूशन आप है ना, आपके किसी खेत के बारे में या समय के बारे में या क्या किस प्रकार की खेती करें, ये सब जो है ना सो किया जाता है। मेन होता है देखो है तो सब कुछ, लेकिन उससे हमें भी थोड़ा सा जगह होना पड़ेगा और थोड़ा गवर्नमेंट को भी इनेक्ट इस चीज़ को प्रॉपरली करना पड़ेगा, ठीक है। फ्रॉम टेबल, अब देखिए ये टेबल बताया, ये 4 पॉइंट टेबल से तो हम देखते हैं जीडीपी जो एग्रीकल्चर का उतना अधिक नहीं बढ़ा है। हम आगे देखते हैं यहाँ पे टुडे इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग ए बिग चैलेंज फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन, क्योंकि WTO आ गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हर देश अपने सामान को हर देश में बेच सकता है। अब बड़ा बड़ा कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, अमेरिकन कंट्री है, लैटिन अमेरिकन कंट्री है, उसमें मतलब ऑस्ट्रेलियन कंट्री है, उसमें क्या है किसान को इतना सब्सिडी दिया जाता है। अगर किसान का 1 लाख रुपए इन्वेस्ट हो रहा है खेत में तो उसमें 60,000 70,000 गवर्नमेंट ही इन्वेस्ट करेगी, गवर्नमेंट उसको वापस कर देगी तो 30,000 इन्वेस्टमेंट करेगा। आप समझो अगर 1 लाख में 1.5 लाख का क्रॉप्स का प्रोडक्शन हुआ तो किसान का तो क्या 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि वो तो 30,000 है, क्या भले ही वो 1 लाख की आपको दिखाई देंगे लेकिन 70,000 तो गवर्नमेंट उसके अकाउंट में भेज दिया और उसका 1.5 लाख का प्रोडक्शन हुआ। यहाँ पे किसान क्या करता है 1 लाख इन्वेस्ट करता है, 2.5 लाख उसको प्रोडक्शन होता है, 2.5 लाख वो कमाता है, लेकिन उसका प्रॉफिट कितना होता है 1.5 लाख कम, क्योंकि वो 1 लाख सारा का सारा पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से उसे कुछ नहीं मिल रहा है और इसीलिए उसे सामान महंगा बेचना पड़ेगा। मार्केट में तो जो सामान क्वालिटी एक है और जो सस्ता रहेगा उसी को ले लेगा। ये सब अब आता है यहाँ पे वाई आर फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड इन द सेवरल स्टेट ऑफ द कमिटी, मतलब अब देखोगे क्या होता है जो किसान लोन लेते हैं उसके फसल नहीं हुई अच्छी तो सुसाइड कर लेते हैं। क्यों सुसाइड कर लेते हैं? जो उसको ये लगता है भाई हम कहाँ से लोन लेंगे, है ना। किसान तो ऐसा है नहीं जो लंदन भाग जाएगा विजय माल्या की तरफ, है ना, 9,000 करोड़ रुपया लेगा लोन, अपना इंडस्ट्री नहीं चला लंदन भाग जाएगा। किसान को तो बस अपना सारा दिमाग खेती बाड़ी में लगा है, वो पैसा लिया बैंक से, मेहनत किया, लेकिन फ्लड आ गया, ड्रॉट हो गया, मौसम का तो कोई ये नहीं है, साइक्लोनिक ये हो गया, अर्थक्वेक हो गया, उसका फसल बर्बाद हो गया। अब वो सोचता है कि भाई हम कहाँ से पैसा देंगे बैंक को, इस मद्दर से वो क्या करता है सुसाइड कर लेता है। किसी इंडस्ट्रीज को आज तक देखो सुसाइड करते हुए नहीं, क्यों? वो तो इंडिया से उड़ेगा, लंदन चला जाएगा, अमेरिका चला जाएगा, हो गया, पैसा लेकर इन्वेस्ट कर लेगा। किसान तो जो पैसा रहता है सारा का पैसा खेत में लगा देता है। तो ये सब चीज़ है जिसे हमें देखना है, गवर्नमेंट को देखना है और हमें भी देखना है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है जिस रेशियो से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस रेशियो से हमें मतलब फूड क्रॉप्स को बढ़ाना है, क्योंकि लैंड लिमिट्स है और पॉपुलेशन बढ़ रहा है। उसी लिमिट लैंड में अब देखिए लैंड लिमिट है और लैंड में समझिए कमी आ रही है, नेट जोन एरिया में खेती बाड़ी की जमीन जो है उसमें कमी आ रही है, क्योंकि हम उस चीज़ को प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ओके। अब सॉरी फिर हम लोग कल इसके बारे में और थोड़ा पढ़ेंगे, फूड सिक्योरिटी क्या है ना। इसमें फूड सिक्योरिटी के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें है 2 चीज़ गवर्नमेंट ने डेवलप किया है ना, बफर स्टॉक। फूड सिक्योरिटी को करने के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए आप लोग पढ़े होंगे एबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। एबिलिटी के लिए गवर्नमेंट ने बफर स्टॉक किया, बफर स्टॉक इसका काम दिया। तो फूड सिक्योरिटी भारत में 2 तरीके से करने की संस्था 2 है, एक है FCI
FCI फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के एक है FCI और एक है PDS। ये FCI बफर स्टॉक करता है, यानी इसका काम है स्टॉक करने का अनाज का किसानों से, जो गवर्नमेंट का जो प्री अनाउंस्ड MSP होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पे किसानों से अनाज खरीद के स्टॉक करता है, क्योंकि अवेलेबल करना माना उसको, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी करने के लिए PDS सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जन वितरण प्रणाली। और अफोर्डेबिलिटी के लिए जो मतलब ठीक है अनाज अवेलेबल भी है, अनाज आपके पास है भी, पहुंच भी है, लेकिन आप उसको एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं खरीदने, इसलिए गवर्नमेंट देखिए 17 रुपये 18 रुपये गेहूँ खरीद दिया गवर्नमेंट, आपको 2 रुपये 4 रुपये गवर्नमेंट देती है। देखो गवर्नमेंट को कितना लॉस होता है, हमें भी इस चीज़ को हम एक नागरिक होना है, हमें भी इस चीज़ के बारे में जानना है, लेकिन गवर्नमेंट क्यों करती है कि नहीं भाई किसान के लिए, किसान मेहनत करके अनाज उगाया तो हम उसे खरीदेंगे और उस गेहूँ को फिर मार्केट में मतलब लोगों को देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट कितने तरीके अपनाती है, 2, एक बफर स्टॉक करती है FCI के थ्रू और एक PDS सिस्टम के थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है, ठीक ना। अब आगे है जो हम लोग और देखेंगे थोड़ा है, और जो उसमें देखना है हमें जो इम्पैक्ट्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर, मतलब एग्रीकल्चर पे ग्लोबलाइजेशन जो WTO आया 1992 या 1993 के बाद, तो उसका भारत के एग्रीकल्चर पे क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा हम कल फिर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और आप लोग थोड़ा प्लीज़ वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए प्लीज़, है ना, रिक्वेस्ट है। वैसे आप लोग अपने ही विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, आप लोग को कोई मतलब ये नहीं है हम क्या पढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी एक रिक्वेस्ट है, थोड़े बहुत जो आप लोगों को कोई सजेशन हो तो दे सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखा एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर के टाइप ऑफ फार्मिंग पढ़े, उसके बाद क्रॉप्स जो हैं कितने प्रकार के क्रॉप्स उगाए जाते हैं, तो रबी जायद खरीफ के बारे में पढ़े, उसका डिफरेंट क्रॉप्स के बारे में पढ़े, फूड क्रॉप, व्हीट, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा। ओके, उसके बाद हम लोग कुछ शुगर केन, कुछ पल्सेस के बारे में पढ़े, कुछ ऑयल सीड्स के बारे में पढ़े। उसके बाद हम लोग जो है सो टी, कॉफ़ी, इस तरह के मतलब कुछ जो है हम लोग नॉन फूड क्रॉप्स पढ़े, जिसमें रबर प्लांट्स हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, फाइबर क्रॉप, इस सब के बारे में। अब हम लोग ने देखा इसमें एक नया टॉपिक दे दिया, जो कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, है ना। नेशनल इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है उसमें देखे हम लोग, प्रीवियस कल देखे थे वीडियो में। उसके बाद हम लोग को देखा फूड सिक्योरिटी के लिए हम लोग ने देखा तो भारत सरकार जो है तो फूड सिक्योरिटी के लिए 2 सिस्टम डेवलप की है, एक बफर स्टॉक और एक PDS सिस्टम, है ना। बफर स्टॉक का काम मतलब जो FCI करती है, FCI इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक बफर स्टॉक ऑफ सीरियल्स। वो जो है ना गवर्नमेंट प्री अनाउंस्ड करती है MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस रेट पे FCI जो है किसानों से गेहूँ धान खरीद करती है और उसका स्टॉक करती है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी का काम करता है आपका FCI और उसका जो एक्सेसिबिलिटी का काम करता है PDS, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने का, है ना, जन वितरण प्रणाली। आप लोग देखोगे हर गाँव में, हर पंचायत में राशन की दुकानें होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ आ गया है जो हम जैसा कि जानते हैं, लोगों के जो मतलब पैटर्न जो है, फार्मिंग पैटर्न चेंज हो रहे हैं। अब क्यों हो रहा है, तो जैसा कि हम जानते हैं जो अब गवर्नमेंट गेहूं का और धान का जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्री अनाउंस कर देती है, पहले से अनाउंस करती है। तो किसान जो है सिर्फ उसी मतलब अनाज का अधिक से अधिक खेती करने का, अधिकतम मतलब मैक्सिमम लैंड में उसी का खेती होता है, धान गेहूँ का जहाँ भी देखोगे वही होता है। तो ये मतलब एक मतलब अनबैलेंस क्रिएट करता है। अनबैलेंस इस तरह से क्रिएट करता है जो हमें मतलब भोजन के लिए धान और गेहूँ के अलावे हमें व्हीट मतलब पैडी और व्हीट के अलावे हमें जो है मतलब ऑयल सीड्स भी चाहिए, हमें पल्सेस भी चाहिए, ठीक ना। ये सब पे लोग जो हैं सो थोड़ा कम ध्यान देते हैं।
तो इसको बैलेंस करना होगा। मतलब कहा जाता है जो हर ब्लॉक, हर डिस्ट्रिक्ट में मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। मतलब चाहे वो ब्लॉक लेवल के जो ऑफिसर हैं वो, या जो प्रमुख हैं वो, या जो भी प्रधान हैं उसके, या मतलब पंचायत लेवल पे, जिसमें कि किसानों को ये इनक्रेज किया जाए कि भाई वो धान की खेती या गेहूं की खेती करे, कोई बात नहीं है ना, बेशक करे, लेकिन मतलब वो जैसे पल्सेज, जैसे ग्राम हो गया, बी हो गया, मूंग हो गया, मसूर हो गया, और फिर दलहन, ऑयल सीड्स, उसकी भी खेती करें, क्योंकि वो भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। और अगर उसका खेती नहीं करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं, जैसा आप लोग देखे होंगे, हर साल हमें आज इस बार भी कुछ दाल विदेशों से, प्याज विदेशों से मंगाना पड़ता है। और एक चीज़ आता है जो अब देखिए लोग धीरे धीरे कुछ ऐसे जमीन जो है, लैंड जो है जिस पर हम लोग खेती कर रहे हैं, वो कम हो रहा है। तो कम हो रहा है तो हमें अब उसी में काम करना है। अब कम हो रहा है तो किसान क्या करते हैं, उसको जो जमीन अवेलेबल है उसमें अधिक से अधिक खेती करता है, और अधिक से अधिक उपज लेने के लिए मतलब खूब, है ना, इरिगेशन, बड़ी मतलब अधिक वाटर का यूज करना, और जिससे क्या खेतों में वाटर लॉगिंग होता है, अधिक से अधिक फर्टिलाइजर यूज करना, जो तत्काल तो रिजल्ट देता है, मतलब उससे उत्पादन तो बढ़ता है, लेकिन एक साइड इफेक्ट्स देता है जो वाटर लॉगिंग से सैलिनिटी ऑफ द सॉइल बढ़ जाता है। सॉइल में जो लवणता है, सॉइल में जो साल्टीनेस है वो बढ़ता है, जिससे उसकी फर्टिलिटी कम होती है। दूसरी बात, फर्टिलाइजर यूज करते हैं, वो भी जो है सो खेत की फर्टिलिटी को कम करता है। तो मतलब हो सकता है ये सस्टेनेबल नहीं हो, ये अनसस्टेन हो जाए, तो हमें इस तरीके को भी नहीं करना है। मतलब देखो ऐसी तो बात नहीं है, जो प्रॉब्लम है हम उसको कर नहीं सकते, हम ही कर सकते हैं, हमें उसको मैनेज करना है। जो अगर मान लीजिए, जैसे साइंस कहता है, अगर मान लीजिए ठीक है ना, हमने गेहूं का खेती किया, तो अब जिस खेत में आपने गेहूं खेती किया, तो आप उसको सर्टेन मानिए जो अगले साल उस खेत में हम गेहूं ना करें, उसमें पल्सेज या ऑयल सीड्स की खेती करें। इसमें क्या होता है, पल्सेज और ऑयल सीड्स में पानी का, फर्टिलाइजर का मतलब नहीं के बराबर यूज होता है, और जिसमें आपने दूसरा फसल किया उसमें गेहूं करें। इससे क्या होगा, जो बैलेंस बना रहेगा। तीसरी बात क्या है, जो लोग आजकल जो है प्लांटेशन की खेती, मैंगो ऑर्चार्ड, एप्पल ऑर्चार्ड, पोमोग्रेनेट ऑर्चार्ड, टी प्लांटेशन, कॉटन प्लांटेशन, ये सब की खेती से भी अपने लोग बाग बगीचे लगा लेते हैं। अब बोले सर वो गलत नहीं है, एकदम सही है, गलत नहीं है, लेकिन हमें मतलब जो है प्रीवियस उसी को थोड़ा मेंटेन करें, क्योंकि ज़मीन जो है इसको लिमिट है बेटा। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप देखो, एक तो बिल्डिंग भी बन रहा है, घर बन रहा है, जैसे आप देखो अपने स्कूल के आसपास से जितना भी क्षेत्र है वो कभी खेत हुआ करता था, आज देखिए बिल्डिंग, तो उतना ज़मीन तो कम हो गया। ये सब चीज़ को हमें देख करके, समझ करके काम करना है, और हमें ही करना होगा, हमारे ही देश के लोगों को करना पड़ेगा, कोई बाहर वाला अपने से नहीं करना है, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं, आपका ये एक नया चीज़ आया है, इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, है ना। इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन मतलब WTO 1993 से बाद, है ना, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के बाद जो है सो मतलब ये ऐसा आ गया प्रोसेस जिसमें गवर्नमेंट, कोई भी, हर देश के लोग एक दूसरे देश में अपने सामानों का खरीद बिक्री कर सकते हैं। अब जैसे देखते हैं, जैसे अब हमारे देश में भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है किसानों को, अब पढ़े होंगे, मैं बताया आपको, इंस्टीट्यूशनल, है ना, ये होता है जो मतलब किसान को इंश्योरेंस करवाना, उसके फसल का के लिए सब्सिडी देना, फर्टिलाइजर पे, इरिगेशन पे। जैसे आपको मशीन लेने चाहिएगा, थ्रेशर मशीन, हार्वेस्टिंग मशीन, ट्रैक्टर, अगर उसका 5 लाख दाम है ट्रैक्टर का, तो गवर्नमेंट आपको 1 लाख रुपये मतलब सब्सिडी देगी, यानी आपको 4 लाख में, 3.5 लाख में ही वो ट्रैक्टर आपको मिलेगा, क्योंकि आप किसान हैं। जैसे आप देखते होंगे, तो ये सब हो गया इंस्टीट्यूशनल इम्प्रूवमेंट। तो अब चूँकि सस्ता मिलता है तो लोग बेतहाशा खाद देते हैं, ये सब एक साइड है। लेकिन अब हम यहाँ पे दूसरी बात पढ़ रहे हैं, जो ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ न्यू फेनोमेना, इट वाज देयर द टाइम ऑफ कोलोनाइजेशन। ये कोई देखो, ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या है, वैश्विक व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये हजारों वर्षों से, है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय भी मतलब वैश्विक व्यापारी होता था, मतलब एक देश से दूसरे देश इंटरनेशनल ट्रेड होता था। हम इजिप्ट से, है ना, मेसोपोटामिया, इराक से, चाइना से, हर से मतलब हमारा व्यापार होता था, आज भी हो रहा है।
लेकिन अब जो यहाँ पे आज के ट्रेड में क्या हो गया, जो हमें मतलब अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को मजबूत करना है तो हमें उस तरह की क्वालिटी का अनाज और उस दाम में, सबसे बड़ी बात है मतलब क्वालिटी भी होना चाहिए और उसका वैल्यू भी होना चाहिए सही, जिससे लोग हमें हमसे खरीदे। तो लेकिन अगर मान लीजिए कोई मार्केट में आप भी जाते हो तो क्या देखते हो, जब भाई मतलब कोई सामान खरीदते हो तो देखते हो क्वालिटी और उसके बाद देखते हो दाम। देखते हो अगर इक्वल क्वालिटी वाला सामान है और कहीं दाम वही क्वालिटी का दाम एक का कुछ है और एक का कुछ है, तो आप थोड़ा सस्ते दाम वाला खरीदना चाहते हो जब क्वालिटी इक्वल है तो ये सब चीज़ जो है सो मतलब थोड़ा जो है जो भारतीय किसान के लिए, क्योंकि भारतीय किसान हम लोग शुरू में पढ़ रहे थे, अभी तक जो भारतीय किसान जो है जिस स्पीड में दुनिया में जिस स्पीड से चेंजिंग आ रहा है फार्मिंग पैटर्न में, उसमें हमारे किसान ढल नहीं पा रहे हैं। उनको उसमें उस तरह के स्पीड में, उस तरह के पेस में न इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, न मशीन यूज कर रहे हैं। अभी भी उसका मेन कारण है जो आपको बताया गया था शुरू में, जो कैसे करेंगे इंस्टीट्यूशनल पे, तो कंसोलिडेशन है ना, कलेक्टिव एनाइजेशन, सामूहिक खेती होगा है ना। जितना भी लोग अलग अलग खेती किए हुए हैं, तो जब भी हो मतलब आज नहीं हो कल ये रिक्वायरमेंट हो जाएगा, जो लोग मतलब समूह में मतलब खेत तो एक मिला दिया जाता है, छोटे छोटे मेल, अगर इस तरह रहेगा तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अधिक पड़ जाता है। तो बाहर में ऐसा नहीं है। आप देखते हो पढ़े होंगे, एक में भी मैं पढ़ाया था यूएसए में जो 400 एकड़ का एक प्लॉट होता है। आप देखिए अब वो 400 एकड़ में किसी एक कॉर्नर में है ना, 2-4 एकड़ में, 400 एकड़ में से 2-4 एकड़ में किसान अपना एक फार्म हाउस बना लिया, उसमें उसका सारा सामान गोदाम सब कुछ वहाँ पे रहता है। अब वहाँ पे खेती किया है ना, अब समझो इतना बड़ा खेत रहता है, एरोप्लेन आकर के पेस्टिसाइड छींच जाता है। उससे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है कम पड़ता है। अब देखते हो कि सामान लेने जाते हो, अगर 200 ग्राम का सामान कोई चीज़ जैसे कोई ऑयल लिए, कोई बिस्किट लिए, कोई मतलब तो 200 ग्राम का अगर 40 रुपया दाम है, समझेंगे नहीं, तो 500 ग्राम का कितना होना चाहिए, 500 ग्राम का 100 रुपया होना चाहिए, लेकिन आपको 90 रुपये मिलेगा, 85 रुपये मिलेगा। क्यों देगा? क्योंकि उसको सिर्फ पैकिंग कॉस्ट है ना, बनाने में तो उसको ही लगा, सिर्फ पैकिंग कॉस्ट थोड़ा बढ़ा, तो उसमें क्यों दाम बढ़ाएगा उसको। इसीलिए हमें लंबे बड़े बड़े प्लॉट पे खेती करनी चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग ये जो टॉपिक है, ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ न्यू फेनोमेनन, इट वाज देयर एट द टाइम ऑफ colonization. In the 19th century, when European trade came to India, at that time too, Indian spices were exported to the different countries of the world, and farmers of South India were encouraged to grow these crops. बताया जाता है जो मतलब उसको जो कंपनियां आई थी, यूरोप की कंपनियां भारत में मेन स्पाइस खरीदने के मसाले, अब अगर वो मसाले जो आता था वहाँ से, वो कंपनी लोग आते थे व्यापारी, उसका आने में जो खर्च हुआ, फिर जाता था खरीदने में जो खर्च हुआ, इस सब पूरे खर्च को काट करके फिर भी उसको 60 गुना अधिक मुनाफा होता था वहाँ बेचने पर। समझो कितना अधिक मुनाफा होता था, 60 गुना अधिक मुनाफा होता था। ये कोलोनाइजेशन आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी है। मान लीजिए हमें 1 क्विंटल गेहूँ उत्पादन करने में मान लीजिए हमारे पास 2000 खर्च होता है, 5000 रुपये खर्च होता है सपोज करो, और अमेरिका में वही 1 क्विंटल अनाज उत्पादन करने में वहाँ पे 1000 रुपया 1200 रुपया खर्च होगा। तो अगर वो 1500-1600 रुपये क्विंटल भी बेच देता है, उसे मुनाफा हो जाता बढ़िया। हम तो 2000 रुपये 1 क्विंटल उगाने में खर्च ही किए हैं, हम तो 2000 से अधिक में बेचेंगे तब ना। तो मार्केट में क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अधिक है, हम चाहेंगे मुनाफा कमाना, अगर उससे कम में बेचेंगे तो हमारा नुकसान हो। इसलिए देखते होगे कहीं कहीं किसान सुसाइड भी कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वो लोन लेकर के बैंक से, साहूकार से लोन लेकर खेती कर लेता है। किसान तो बिना मालिया की तरफ भाग नहीं जाएगा और वो चुकता नहीं कर पाता है, तो अपने आप को दोषी समझता है और अपने आप को कुछ कर नहीं पाने में अक्षम समझता है चलो भाई जीवन खत्म कर लो। ये सब तरीके जो है सो थोड़ा मतलब हमारे देश के लिए, किसानों के लिए बहुत ही मतलब टफ कंडीशन करता है। वही विदेश में क्या होता है, गवर्नमेंट अगर हमारी गवर्नमेंट किसान को 20% 30% सब्सिडी देती है, तो विदेश में किसान को समझिए 60% 70% सब्सिडी मिलता है। इससे क्या होता है, वहाँ किसान को मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट जो है कम पड़ता है
और अगर उसका सामान थोड़ा कम दाम में मिलेगा तो उसे प्रॉफिट अधिक होता है। अब देखिए, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कॉटन बेल्स इंडिया अटैक्टेड द ब्रिटिश एंड अल्टीमेटली कॉटन वाज एक्सपोर्टेड ब्रिटेन एज रॉ मटेरियल। ये सब कहानी बता रहा है। जैसे ब्रिटिश आया स्पाइस के लिए, फिर यहाँ कॉटन ग्रो, यहाँ पे अच्छा कॉटन ग्रो होता था और वहाँ पे इंडस्ट्रीज था, मिल था, बड़े बड़े मशीन लगी, इंडस्ट्री सेटअप था। उस इंडस्ट्रीज को कॉटन चाहिए क्योंकि इंडस्ट्रीज को ही चलेगा, उसको रॉ मटेरियल चाहिए। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का वहाँ पे मिल बैठा हुआ था, इंडस्ट्री सेटअप था, लेकिन रॉ मटेरियल को कॉटन नहीं उगा सकता था। यहाँ पे कॉटन खरीद करके ले जाता था और वहाँ सामान बना करके यहाँ पे बेचता था। ये सब थे। क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया, वी हैव रीड अबाउट द चंपारण मूवमेंट विच स्टार्टेड 1917 में नील इंडिगो मूवमेंट हुआ था। अब इंडिगो क्यों करवाता था? जो भाई उसको कपड़े को रंगने के लिए इंडिगो की जरूरत पड़ती थी और उस रंगाई के लिए जो है सो भारत में जो है इंडिगो की खेती बहुत अच्छी होती थी। तो किसान को जबरदस्ती जो है उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि ब्रिटिश का बहुत पकड़ हो गया था, मतलब रूलर भी बन गया था, तो किसानों को प्रेसली मतलब फोर्सली जो है नील की खेती करवाता था। और नील की खेती कैसी खेती होती है जो कि अच्छे फर्टाइल लैंड में होता है, लेकिन वह फर्टिलिटी को जिस खेत में एक बार अगर नील की खेती हो जाती थी तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती थी। इससे किसान को जो के लिए मतलब विकट स्थिति आ गई। ये सब थोड़ा कारण है जो मतलब हमारे किसान के लिए टफ कंपटीशन फेस करता है। आगे कहते हैं अंडर द ग्लोबलाइजेशन पर्टिकुलरली आफ्टर 1990, ये सब तो हिस्ट्री बताया। अब 1990 जो मेन चीज़ है उस पर हम लोग आते हैं। अंडर द ग्लोबलाइजेशन पर्टिकुलरली आफ्टर 1990 फार्मर इन इंडिया हैव बीन एक्सपोज्ड अ न्यू चैलेंज डिस्पाइट बीइंग एन इम्पोर्टेंट एंड producer of rice, cotton, rubber, tea, coffee, jute and spice. Our agricultural products are not able to compete with the developed country because of the highly subsidized agriculture in those countries. Highly subsidized. हमारे क्वालिटी अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मान लीजिए अब ये मोबाइल है ना, 50,000 का मोबाइल है, हाँ, ये मोबाइल है मान लीजिए 5,000 का है, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है 40,000 वाला का, इसका क्वालिटी कुछ नहीं है। लेकिन हम अपने एफोर्डेबिलिटी को भी तो देखेंगे। तो चूंकि हमारा जो किसान जो खेती करता है क्या बोले, वहाँ अभी बताया कि वहाँ जो गवर्नमेंट बहुत सब्सिडी देती है 70%, 80%। अगर किसान 100 रुपया खेती करने के लिए लगाया तो 70 रुपया गवर्नमेंट उसको वापस कर देता है, 30 रुपया लगा उसको। अब अगर वो 40 रुपये में बेचेगा, 50 रुपये में बेचेगा सामान, उसका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। यहाँ पे 70 रुपया 80 रुपया तो किसान को लग जाता है प्रोडक्शन करने में, तो कम से कम 80 रुपया 85 रुपये में तो बेचेगा ना। अब समझो 50 रुपया 50 रुपये, तो कितना भी आपका अच्छा क्वालिटी होगा तो कौन खरीदेगा? जितने बिरले लोग खरीदेंगे, कम बिकेगा, ठीक है ना। अब व्हीट, राइस है, पैडी, ठीक ना। तो मान लिया अधिकतर लोग तो दुनिया में जो है उस क्वालिटी की नहीं है तो बहुत हाई रेट का खरीद, उसको तो कॉमन रेट जो जनरल रेट चलता है उस रेट का चाहिए, इसीलिए हमारे किसान पीछे पड़ जाते हैं। मैं क्या बताएंगे, क्या लिखेंगे कि मतलब लिखेंगे इन अदर कंट्री या डेवलप्ड कंट्री गवर्नमेंट मतलब फार्मर गेट्स हाईली सब्सिडाइज्ड सीड्स फर्टिलाइजर्स, सो देयर प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी बिलो देन द इंडियन फार्मर। इंडियन ऐसी बात नहीं, हमारी गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट सब्सिडी पेपर वर्क पे देती है। अब जब तक गवर्नमेंट के सब्सिडी के भरोसे हम रहेंगे, हम जब तक सीड मंगाएंगे तब तो समय बीत जाएगा यहाँ पे। ये तो प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, और जितना भी अगर दे रहा है अगर उतना में भी अगर समय पर सब कुछ हो जाए थोड़ा कम पेपर वर्क में, तो पेपर पे तो गवर्नमेंट के पेपर में तो सब कुछ एकदम ओके रहता है, सब कुछ एकदम है, लेकिन धरती पे एक्चुअली प्रैक्टिकल वो चीज़ होना चाहिए ना, ऐसा नहीं हो पाता। ये सब चीज़ है। टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड इटसेल्फ द क्रॉस रोड, मतलब एक बीच रास्ते पे खड़ा है, हम किधर जाएं, है ना, प्रिमिटिव स्टाइल में जाएं या आगे बढ़ें। क्रॉस रोड्स टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल, प्रॉपर थ्रस्ट, है ना। क्यों? अब बोले कैसे, मतलब भारतीय किसान कैसे क्रॉस रोड पे है, तो मतलब क्रॉस रोड करने मतलब उसे दुनिया में कंपटीशन भी करना है और अपना प्रॉफिट भी कमाना है, क्योंकि हम अपने देश में ही सामान बेच करके नहीं हो सकते हैं, हमें दूसरे देशों में भी सामान बेचना है। अब कोई देश हमारे सामान खरीदेगा तो अब उसको कोई देश दे रहा है, हम जितना दे रहे हैं उससे 10% कम में, तो स्वाभाविक है भाई वो देश उससे खरीदेगा।
हमसे क्यों खरीदेगा? हम कितना भी क्वालिटी देंगे तो 10% 15% का अंतर पड़ जाता है ना। तो देश समझता है भाई चलो हम क्यों इतना क्वालिटी के लिए कम खरीदेंगे, ठीक है खरीदेंगे, कम खरीदेंगे। रिक्वायरमेंट हमको 1 लाख टन का, तो हम आपसे 20 लाख टन खरीदेंगे, 25 लाख टन खरीदेंगे, 75 लाख टन सस्ता वाला खरीद लेंगे। सस्ता वाला क्या हो, क्वालिटी उसका भी यही रहता है ना। लेकिन ये चीज़ होता है ग्रीन रिवोल्यूशन प्रॉमिस मच, है ना, कहता है ग्रीन रिवोल्यूशन में तो बोले ना, ग्रीन रिवोल्यूशन हम लोग प्रीवियस में बताए, ग्रीन रिवोल्यूशन 1960-1970 में, इसमें विशेषकर किसानों को के लिए बहुत बड़ा पैकेज गवर्नमेंट ने स्टॉक किया, है ना, फंड का व्यवस्था किया, जिसमें किसानों को पानी, बिजली, फर्टिलाइजर, सीड्स, उसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन डेवलप किए, अच्छे अच्छे एग्रीकल्चर कॉलेज जैसे पूसा, भागलपुर और भी पंत, है ना, उत्तराखंड में पंत कृषि विश्वविद्यालय, ये सब स्थापित किया गया, जिससे क्या साइंटिस्ट उसमें मतलब टेक्नोलॉजी डेवलप करें और इंस्टीट्यूशन डेवलप किया, जैसे में किसान क्रेडिट कार्ड, लोन देना, इंश्योरेंस करवाना, ये सब व्यवस्था किया गया। लेकिन फिर भी मेन होता है जो हमारे देश में किसान के पास थोड़ा एजुकेशन की भी कमी है। किसान आज की दुनिया के बारे में उतना टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी भी, वैसे ऐसी बात नहीं है, धीरे धीरे हम इम्प्रूव कर रहे हैं, कॉल सेंटर भी खुले हैं, लेकिन अभी भी बहुत किसान ऐसी बात नहीं, बहुत किसान जो है सो मतलब बस जो तरीका है वो कर रहे हैं, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर अपने परिवार के लिए बस हो। लेकिन अगर उनको थोड़ा एजुकेट करके उनको मतलब थोड़ा कॉम्पिटिटिव बनाकर किया जाए तो निश्चित ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है। इट बीइंग एलिज्ड that the caused land degradation due to the overuse of chemical, drying acquired and vanishing biodiversity. The keywords today is gene revolution, है ना, which include genetic engineering. आज क्या है, कहता है जो हम लोगों ने ग्रीन रिवोल्यूशन के थ्रू निश्चित ही हम लोगों ने व्हीट, जो अनाज, जो गेहूँ, हम लोग, ऐसी बात नहीं है, बहुत प्रोग्रेस किया हमारा देश जी। जब देश आज़ाद हुआ था 25 करोड़ 40 करोड़ जनसंख्या के लिए भारत को विदेशों से गेहूं मांग करके, खरीद करके नहीं, इतना क्षमता नहीं था कि हम खरीद भी सकते थे, विदेशों से जाते थे, भीख में मांगते थे जब हमको थोड़ा दीजिए, देश के लोगों को अनाज खिलाएंगे। और गेहूं राशन के दुकान में जब भी मिलता वैसे मिलता था, तभी लोग खरीद खाता था, नहीं लोग करता था, क्योंकि उसमें इरिगेशन चाहिए ना। आज देखो इतना गवर्नमेंट के पास लाखों को लाख टन रहता है, जो गवर्नमेंट मतलब मुफ्त में एक तरह से 3 रुपये 4 रुपये किलो गेहूँ दे रहा है, तो मुफ्त में न दे रहा है जी, दे बांट रहा है, क्या करेगा, स्टॉक तो उसको खाली कर रहा है ना। और मतलब किसान है वो भी देश का ही है, कंज्यूमर जो उसको दे रहे हैं बीपीएल वाले, एपीएल और बीपीएल 2 कैटेगरी हमारे यहाँ पे डिवाइड किया गया है। एपीएल वाले जो अपने बेसिक नीड्स को रिक्वायरमेंट में फुलफिल कर पाते हैं, कैपेबल है, और बीपीएल वाले जो नहीं कैपेबल है। लेकिन यहाँ भी प्रॉब्लम है, यहाँ क्या है, जो डिजर्व करते हैं, मान लीजिए जो डिजर्व करते हैं वो जो है बीपीएल कैटेगरी में नहीं है, जो बीपीएल कैटेगरी के लिए एबल है, मतलब जो बीपीएल कैटेगरी में रहने लायक है, मतलब उसका इनकम नहीं के बराबर है, वो एपीएल कैटेगरी में रख दिया गया है। आज एपीएल कैटेगरी में है, होना चाहिए उसको बीपीएल कैटेगरी में दिया जा रहा है, उसको हर फैसिलिटी बीपीएल का मिलता है। अब बीपीएल वाले को कोई फैसिलिटी नहीं मिलता, बेचारा मर रहा है। अब ये नहीं बोलते हैं ये हमारी मतलब इस सिस्टम का दोष हुआ, और इस सिस्टम में कहीं ना कहीं हम आप ही सहभागी हैं। अरे मान लो कोई कुछ कह रहा है, नहीं बोल रहे हैं, तो सहभागी हुआ ना। बच्चा कोई गलती करे चुपचाप देख रहे हैं, गवर्नमेंट कोई गलती करे चुपचाप सुन नहीं, मतलब एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा है। तो कहते हैं यहाँ पे जो द कीवर्ड्स आज क्या है, जीन रेवोल्यूशन, क्या बोले जो मतलब पढ़े होंगे इसी लेसन आपको पढ़ाया, जो लोगों ने मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान लोगों ने, या अभी भी देखते होंगे, है ना, लोग बोलेगा नहीं हम तो इस बात को 5 किलो का डीएपी दिया एक कट्ठा में, तो बोला तुम क्या देगा, हम तो 6 किलो दिया है, ले लहरिया से दरभंगा बुला दो, लो ठीक है, उपजा हुआ, बहुत अच्छा बम्पर हुआ, इस बार 1 क्विंटल हुआ एक कट्ठा में, अगले बार है ना 100 किलो होगा, इस बार 1 क्विंटल हुआ, अगले बार 100 किलो होगा, हो सकता है उससे अगले बार 90 किलो हो जाए, उससे अगले बार। अब लगातार क्योंकि उसकी कैपेसिटी, क्योंकि फर्टिलाइजर है वो एब्जॉर्ब करता है पावर को बढ़ाता नहीं है, पावर को सोखता है, उसे बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म को मारता है वो, जिससे जीन रिवोल्यूशन की जरूरत पड़ गई। आज तो ये कंडीशन है जो हमें
बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे जीव जंतु, पक्षी, कीड़े मकोड़े को डेवलप करना पड़ रहा है भाई, ये कंडीशन हो गया है। इनफैक्ट देखते हैं जीन इंजीनियरिंग इज रिकॉग्नाइज्ड, देखो जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पावरफुल सप्लीमेंट इन इन्वेंटिंग न्यू हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स। आज है नई वैरायटी ऑफ सीड्स जो कि मतलब कम खर्च पे, मतलब टेक्नोलॉजी कम खर्च पे, कम पानी पे, अधिक, जहाँ पे अधिक पानी है वहाँ पे अधिक पानी में वो चीज़ ग्रो हो सके। ऐसे जेनेटिक इंजीनियरिंग है ना, वो जरूरी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब साइंटिस्ट रिसर्च करते रहते हैं कौन सा सीड्स किस क्लाइमेट में किस तरह होगा, तो उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग आज ये हो रहा है। आज पढ़ाई भी इसकी होती है, वही इंस्टीट्यूशनल टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए बोले ना, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन और फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में सही ढंग से, और ये ह्यूमन बीइंग जो है इंटरफेस करता है इसको। इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मच इज वैल्यू टुडे because practiced without factory made chemicals such as fertilizer and pesticide, hence it does not affect environment in the negative manner। आज क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहिए हमें। खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड का यूज करने के जो कारण, जो प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको हमें कम करके, रोक, ऐसी बात नहीं हम एकदम बंद कर देंगे, सरकार बंद कर देंगे तो भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर वो बंद करते हैं तो उससे रिलेशन जो इंडस्ट्रीज है उसका प्रोडक्शन बंद होगा, उसमें काम करने वाले लोग का जॉब चला जाएगा। लेकिन साथ साथ हमें केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते करते साथ साथ हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं मैन्योर, है ना, काऊ डंग, खरपतवार को खेत में डाल करके उसको सड़ा करके जो है ना उसकी फर्टिलिटी को, उसके ह्यूमस कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, तो निश्चित ही है जो हम इस चीज़ को रिकवर कर सकते हैं। या फ्यू इकोनॉमिक थिंग है ना, फ्यू इकोनॉमिक थिंग्स दैट इंडियन फार्मर हैव अ bleak future if they continue growing food grains on the holding that grow smaller and smaller as the population rises। देखिए, ये few economists thinks that Indian farmers have a bleak future। बहुत ही bleak means पता है बाबू, एक मिनट सॉरी, bleak future कहाँ गया हुआ, क्या बोलो स्पेलिंग बोलो बेटा, बोलो ना जी, क्या बोले, बी, हाँ, उसके बाद LEAK, हाँ, वेरी गुड, ब्लीक मतलब बेरंग, है ना, समझे नहीं, बेरंग समझे, सीधा, सूना फ्यूचर है। मतलब भारतीय किसान को, मतलब कुछ इकोनॉमी में भारतीय किसान के जीवन में कोई मतलब रंग नहीं है, सूना है मतलब फ्यूचर। क्यों भाई, तो कहते हैं फूड ग्रेन्स ऑन द होल्डिंग डेट ग्रोइंग फूड ग्रेन्स, ब्लीक फ्यूचर इफ दे कंटिन्यू ग्रोइंग फूड ग्रेन्स, है ना, अगर कंटिन्यू फूड ग्रेन्स को ग्रो करते रह जाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना, क्योंकि गवर्नमेंट फूड ग्रेन्स को लोगों को सप्लाई करेगी, क्योंकि उसको स्टॉक खाली करना है। विदेश वाले हमारे खरीदते नहीं है, क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अधिक होने के कारण महंगा पड़ जाता है, तो क्यों कोई खरीदेगा। तो अगर हम इस तरह फूड ग्रेन्स उगाते रह गए, हम ये नहीं बोले बंद करना है, बोले ना, अगर हम उसमें 100% जितना हम खेती करते हैं उसमें 10%, है ना, 20%, 15% धीरे धीरे करके थोड़ा कम करते जाएंगे। मतलब हो सकता है इस बार 20% कम किए, अगले साल 15% पे करेंगे, हो सकता है अगले बार 25%, मतलब थोड़ा आगे पीछे करके, या 10% से शुरू करेंगे, इस बार 10% कम करेंगे गेहूँ जितना क्षेत्र में पूरे देश में किया गया, अगले बार 15% पे करेंगे, कम कर देंगे, मतलब 15% कम कर देंगे, हो सकता है उसके अगले बार 20% पे कर देंगे। इधर जो है पल्सेस, ऑयल सीड, इसी खेती को बढ़ाएंगे, ये अधिक प्रॉफिटेबल भी होता है, कम कॉस्ट पड़ता है इसका, हाँ। तो कहते हैं दैट ग्रो स्मॉलर एंड स्मॉलर एज द पॉपुलेशन राइजिंग। इंडियाज रूरल पॉपुलेशन इज अबाउट 600 मिलियन व्हिच डिपेंड अपॉन 250 मिलियन हेक्टेयर्स। देखिए 6 मिलियन, अब 250 हेक्टेयर जमीन है और उसको 6 मिलियन बोलो बताओ, आधा हेक्टेयर करके भी हिस्सा पड़ा, आधा से भी कम पड़ गया। अब समझिए, हाँ, आधा हेक्टेयर मतलब हो जाता है यानी कि आपका ये क्या बोलते हैं उसको, 25-26 कट्ठा, है ना, यानी एक सवा बीघा पड़ता है। अब समझिए, उससे भी कम पड़ेगा हिस्सा,
ये तो 6 मिलियन है तब मिलियन हेक्टेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एवरेज लेस देन हाफ हेक्टेयर पर पर्सन। हर ग्रामीण मतलब अधिकतर गांव में ही खेती बाड़ी होगी, और गांव में 600 मिलियन पीपुल रहते हैं, और उसमें 250 मिलियन हेक्टेयर लैंड है जिसमें खेती बाड़ी होती है। अब समझो आधा हेक्टेयर से भी कम हिस्सा पड़ रहा है, जबकि विदेश में देख रहे हो खेती करने वाले लोग ही कम है, वहां पे जमीन पड़ा रहता है बराबर लैंड पे, इसलिए एक ही फसल होता है, कोई एक फसल उगाए किसान, उसी गाँव को गवर्नमेंट जो है सस्ते दाम पे बेच दी, जो देश से लिया जैसे दाम पे लिया बेच दिया। इंडियन फार्मर्स डाइवर्सली देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल टू हाई वैल्यू क्रॉप। इसलिए किसान को अपने इसका प्रॉब्लम क्या है, जो हमें अपने पैटर्न में डाइवर्सिटी लाना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, जो हम खेत में बदल के, अगर इस बार गेहूं पे किए ठीक है, खूब अच्छा किए, अगले साल हम गेहूं की मात्रा आधा से भी कम कर देंगे, आधा कर देंगे, आधे में हम दूसरे फसल करेंगे, दलहन और तेलहन, पल्सेज और ऑयल सीड। दिस विल इंक्रीज इनकम एंड, और इससे क्या होता है दलहन और तेलहन करने से उसमें कॉस्ट प्रोडक्शन कम पड़ता है। सरसों अभी भी मार्केट में मिलेगा तो 50 रुपये 60 रुपये किलो मिलेगा आपको, हाँ, और गेहूँ कितना भी मिले तो 20 रुपये किलो मिलेगा। गेहूँ का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देख लीजिए, ये है तो उसका प्रोडक्शन थोड़ा कम होता है, वो मतलब हो सकता है एक कट्ठा में 20 किलो होता है, गेहूँ एक कट्ठा में 60 किलो होता है, 70 किलो होता है, लेकिन कॉस्ट भी तो अधिक पड़ता है, ये भी तो देखना होगा। अब देखिए डिग्रेडेशन, बिकॉज फ्रूट्स, मेडिकल एंड हर्ब्स, फ्लावर, वेजिटेबल्स, आजकल क्या है मेडिकल प्लांट्स उगाएंगे, ठीक है ना, फ्लावर्स देखो आजकल फ्लावर्स का भी हो रहा है, वेजिटेबल, बायोडीजल, क्योंकि अब तो है नहीं, जो हम लोग जो फ्यूल यूज करते हैं वो अगर हम लोग का क्या होता है, इसमें बहुत सारा पैसा देश का विदेशों में जाता है, क्योंकि हमारे देश में थोड़ा पेट्रोल डीजल होता है, तो हम बायोफ्यूल उगाएंगे। जेट्रोफा एक प्लांट होता है जिसके सीड्स से जो है ना बायोफ्यूल बनाए जाते हैं ऊपर गाड़ी में, अगर उसकी खेती करेंगे तो अच्छा है, इनकम होगा हमें। उसका देखते हैं यहाँ पे जेट्रोफा एंड जोजोबा बायोफ्यूल्स, जोजोबा नीड्स मच लेस इरिगेशन देन राइस ऑफ शुगर केन। मेन क्या होता है, इरिगेशन सिस्टम इसमें बहुत कम पड़ता है और ये अच्छा होता है। इंडिया डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी हार्नेस टू ग्रो वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। और सबसे बड़ी बात है, हम लोगों के पास लक है, हम उस लक को, डाइवर्सिटी को हमें मतलब अपने प्रॉफिट में चेंज करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के क्लाइमेट है, हम विभिन्न प्रकार के क्रॉप्स उगा सकते हैं। तो हमें इस चीज़ मतलब प्लांट में किसानों को बताना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई ठीक है, अगर जो किसान इस बार 2 एकड़ में गेहूँ किया, उनको बताइए भाई अगले साल आप 1 ही एकड़ कीजिए, अपने खाने के लिए कीजिए, दूसरा फसल कीजिए, मसूर का कीजिए, मटर का कीजिए, सरसों का कीजिए, है ना, तोरी का कीजिए, ठीक है ना, पोटैटो ग्रो कीजिए, वेजिटेबल ग्रो कीजिए। इससे क्या होगा, उनका इनकम भी बढ़ेगा और ये जो डाइवर्सिटी जो है, ये जो गैप जो बन रहा है केवल फूड ग्रेन्स उगा के, ये भी कंट्रोल होगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा। ये वीडियो आज का लेसन खत्म हो गया, फिर हम लोग ट्राई करेंगे एक बार आप दूसरे से वीडियो कॉन्फ्रेंस थ्रू जुड़ने का, तो टाइम आप लोगों को दे दिया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सुजीत सर फिल्म करना होगा वीडियो को, बस इसी को तो कर दीजिए।